हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को पढ़ेंगे। ये पीसीएस सहित लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निदेशक तत्व, या इसे हम अंग्रेजी में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान में दिया हुआ है। इसके पहले हमने भाग 3 तक आर्टिकल 35 तक पढ़ा था। तो भाग 4 नीति निदेशक तत्व, सबसे पहला आर्टिकल है 36। मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना की तरह ही नीति निदेशक तत्वों में भी सीधे सीधे आर्टिकल से ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, इस तरह से। और इन शब्दों से ही आर्टिकल की संख्या और शब्द, इसी से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो 36 में सबसे पहले है राज्य की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा। इसमें कहा गया है कि राज्य शब्द का वह अर्थ होगा जो भाग 3 में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में राज्य की परिभाषा दी हुई है, तो वही अर्थ यहां भी लगेगा। जिस प्रकार से संविधान का भाग 3, उसका हर आर्टिकल राज्य के नाम से शुरू होता था लगभग, वैसे ही नीति निदेशक तत्वों में भी सभी आर्टिकल राज्य से ही शुरू होंगे, क्योंकि राज्य को क्या करना है उसमें ये बातें दी गई हैं। तो राज्य की परिभाषा हो गया सबसे पहले। राज्य की परिभाषा में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों में, इसमें संघीय सरकार और संसद, राज्य सरकारें और उनके विधानमंडल, राज्य सरकारें और उनके विधानमंडल, भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के नियंत्रण अधीन भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी, सभी संस्थाएं, नगरपालिका, नगरपालिकाएं, पंचायतें, प्राधिकरण और निगम। मतलब सरकार का बल रखने वाली कोई भी संस्था, कोई भी प्राधिकरण, कोई भी व्यक्ति, ये सब सरकार राज्य के दायरे में आते हैं। ये राज्य है, तो इनका क्या कर्तव्य है ये सब बताया गया है। राज्य की परिभाषा हो गया आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में मतलब 4 में जो भी दिया हुआ है तत्व, सिद्धांत, इनका लागू होना। लागू होना इसलिए दिया गया है क्योंकि नीति निदेशक तत्वों को इसमें जो भी उपबंध किए गए हैं भाग 4 में, ये संविधान, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। जैसे प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं थी। और क्या है, ये शासन में मूलभूत सिद्धांत हैं, शासन के लिए मूलभूत हैं। और राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि बनाने में जो भी कानून बनाए जाएं, इन तत्वों को लागू किया जाए। राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करे। इस प्रकार से अब आर्टिकल 38 है अगला।
38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कैसी सामाजिक व्यवस्था? जिसमें प्रस्तावना में दिया हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो और आय जो कमाई है उसकी असमानता को समाप्त किया जाए। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कि जहां सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो और आय असमानता समाप्त हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करना और असमानता को समाप्त करना। यह है 38 में। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व। राज्य की परिभाषा 36, तत्वों का लागू होना 37, 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। फिर 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व। संविधानविदों ने राज्य के लिए कुछ तत्व दिए हैं आर्टिकल 39 में कि राज्य इसका अनुसरण करेगा नीतियां बनाने के लिए। वो कौन कौन से तत्व हैं? राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा कि स्त्री और पुरुष दोनों को कार्य के लिए समान अवसर उपलब्ध हों कार्य के लिए और जीविका के लिए। इसके पर्याप्त अवसर सभी को, स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। और दूसरी बात है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सभी का कल्याण और सभी का समुचित हित साधन हो सके। भौतिक संसाधनों का और अर्थव्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन उत्पादन के साधनों, अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि धन और उत्पादन के साधनों, जो भी साधन है, इनका संकेंद्रण सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो।
मतलब साधारण जनता के लिए। अर्थव्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, कहीं एक जगह पे इकट्ठा न हो जाए, सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई स्त्री है, अगर समान कार्य कर रही है तो पुरुष के जैसा ही वेतन उसको मिलेगा। और 39 में अनुसरणीय तत्व में एक और है, कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। कर्मकारों के स्वास्थ्य और बालकों की सुकुमार अवस्था इसका दुरुपयोग न होने पाए, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और किसी को भी किसी विपरीत परिस्थिति में, उसकी शक्ति अथवा योग्यता से कहीं विपरीत परिस्थिति में, खतरनाक परिस्थिति में न लगाया जाए। कि आर्थिक व्यवस्था या किसी कारणवश बाध्य होकर कोई व्यक्ति बहुत ही मुश्किल कार्य कर रहा है तो ऐसा भी नहीं होगा, राज्य ऐसा नियम बनाएगा। और बच्चों के लिए है, इनके उचित विकास के लिए गरिमामयी गरिमापूर्ण वातावरण। अब अगला है 39 क। 39 क ये बाद में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39 में ही क। इसमें है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी के लिए समान अवसर के आधार पर, अवसर की समानता के आधार पर न्याय सुनिश्चित हो। अवसर की समानता के आधार पर, अवसर की समानता आर्टिकल 16 जो कि मूल अधिकार है, उसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि अवसर की समानता के आधार पर न्याय सुलभ हो, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। किसी की आर्थिक निर्योग्यता, किसी के पास पैसा नहीं है, आर्थिक या अन्य कोई निर्योग्यता के आधार पर, किसी भी आधार पर राज्य से, किसी भी आधार पर इसे न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। और ऐसे व्यक्तियों के लिए निःशुल्क, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उन्हें निःशुल्क न्याय उपलब्ध हो। फिर है अनुच्छेद 40।
40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। चालीस में ग्राम पंचायतें। इसमें भी राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसे शक्तियां और प्राधिकार देगा जो उसे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। स्वायत्त शासन की इकाई है ये ग्राम पंचायतें, तो इन्हें शक्तियां और प्राधिकार देगा राज्य, ताकि स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। इकतालीस में है कुछ दशाओं में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता। कौन सी दशाएं हैं? काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता, ये 3 चीजें हैं। कौन सी दशाएं हैं? बेकारी की स्थिति है जिसमें किसी को काम नहीं मिल रहा है जीविका के लिए, ऐसी दशा। वृद्धावस्था, कोई वृद्ध है, आर्थिक समस्या हो, बेकारी, वृद्धावस्था, निःशक्तता, ये बहुत ही कमजोर वर्गों के लिए, जिनको ये सब नहीं मिल पा रहा है उनको अधिकार होगा। अच्छा, यहाँ एक बात है कि पाने का अधिकार दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व में, जो कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसमें काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार शब्द लिखा हुआ है। अधिकार इसलिए है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य अगर किसी व्यक्ति को काम शिक्षा लोक सहायता आदि से वंचित करता है तो न्यायालय आर्टिकल 32 के आधार पर इसे लागू करवा सकता है। न्यायालय किसी भी निदेशक तत्व को समय समय पर लागू करवा सकता है अगर राज्य वंचित करता है तो। निदेशक तत्वों को अगर निकाल के इसमें से इस भाग से भाग 3 में डाल दिया जाए तो इन्हें लागू किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व भविष्य के लिए संविधान में दिए हुए थे कि राज्य समय समय पर इन्हें लागू करेगा। अब अगला आर्टिकल है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का। आर्टिकल 42वां है। इसका नाम है काम की।
कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। न्याय संगत और मानवोचित, मानव के लिए उचित। इसके पहले था काम और शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। मान लेते हैं काम मिल गया और किसी ने ऐसा कार्य दिया कि वो न तो न्याय संगत है और न ही मानवोचित है, तो अगला आर्टिकल इन्होंने दिया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा भी होनी चाहिए। इसमें एक शब्द और जुड़ेगा, प्रसूति सहायता। फिर अगला आर्टिकल है 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 41 में था काम पाने का अधिकार, 42 में था न्यायोचित दशा काम की, और 43 में है काम के लिए उचित निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए उचित निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी इतना रहे कि जीवन यापन हो सके, इतना कम भी ना हो कि निर्वाह ना हो सके, उचित निर्वाह मजदूरी। 43, इसके लिए क्या होगा, राज्य कृषि और उद्योगों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि कर्मकारों के लिए काम निर्वाह और उचित मजदूरी ये मिल सके। इसके साथ ही कर्मकारों को अवकाश, छुट्टी पे जाने का, और शिष्ट जीवन स्तर, ये सब बातें हैं, इनको प्राप्त करने का अधिकार होगा। उचित निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर। चौवालीस में है समान नागरिक संहिता। अच्छा, 43 में दो और क और ख करके जोड़े गए। 43 क में जोड़ा गया है आर्टिकल 43 क। ये कर्मकार है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, इसके प्रबंध में कर्मकारों का हिस्सा लेना, प्रबंध में कर्मकार। फिर ख में जोड़ा गया है 43 ख, सहकारी समितियों का गठन। इसका गठन करना, राज्य सहकारी समितियों के गठन और अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, ये सब राज्य के लिए। फिर 44वां अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता। कॉमन सिविल कोड। पैंतालीसवां है, अच्छा इसमें इतना दिया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करेगा, लागू करने का प्रयास करेगा।
गोवा और उत्तराखंड में ये लागू है। 45वां है शिशुओं की देखभाल। देखभाल और शिक्षा। 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा। शिशुओं और 6 वर्ष कम बच्चों के लिए शिक्षा देखभाल। राज्य ऐसा प्रयास करेगा। फिर आर्टिकल अगला है 46। 46 में है SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों। इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी इनकी अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। राज्य SC ST और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी इसकी अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। फिर आर्टिकल 47 में है पोषाहार, जीवन स्तर। पोषाहार और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, इसका स्तर ऊंचा उठाना, इसका स्तर ऊंचा करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और लोक स्वास्थ्य को, इसका स्तर भी ऊंचा उठाए। और लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का प्रतिषेध करेगा। हानिकारक मादक द्रव्यों का प्रतिषेध करेगा। औषधि प्रयोजन से इतर, इसका औषधीय प्रयोजन लागू किया जाएगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि मादक द्रव्य और अन्य मादक औषधियां, इनका औषधीय प्रयोजन से इतर प्रतिषेध किया जाएगा। व्यक्तियों को उपभोग करने नहीं दिया जाएगा। जैसे सरकारें शराबबंदी करती हैं, ये सब यही है। आर्टिकल 47। फिर अगले में हो जाएगा 48वां आर्टिकल, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य का यह कर्तव्य होगा कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक तरीके से, आधुनिक और वैज्ञानिक, इन तरीकों से कृषि और पशुपालन का संगठन करे राज्य। गाय बछड़ों और दुधारू
आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन का संगठन, कृषि का संगठन, गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं, इनकी नस्लों का सुधार करें, नस्लों को अच्छा करें और इनके वध का प्रतिषेध, इनका वध न किया जाए। अगला आर्टिकल है 49, 48 क। 48 में भी एक क है, ये क वाले सभी बाद में जोड़े गए। 48 में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन। संरक्षण और संवर्धन, और वन्य जीवों की रक्षा। ये दो बातें, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा। फिर आता है 49वां आर्टिकल। यहां पर्यावरण संरक्षण हो गया। 49वें में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आदि का संरक्षण करना। 49 में सिर्फ इतना है। आर्टिकल 50 में अंतरराष्ट्रीय, आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका, का पृथक्करण। बस इतना ही। फिर अंतिम आर्टिकल है 51। ये अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि इस आर्टिकल का नाम है। और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसमें राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और समान व्यवहार, समानतापूर्ण संबंध, अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रति, अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान, ये सब है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्व हमने पढ़ा। अगले भाग में, भाग 4 में ही क करके है। इसमें 51 का आर्टिकल आएगा, मूल कर्तव्य। भाग 4 का आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।